गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू कर रहे होंगे। लास्ट टॉपिक में हमने ख्याति के बारे में समझा था कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी ख्याति के मूल्य को प्रभावित करती होंगी। तो आप उनको बहुत अच्छे से देखो। ज़्यादा बड़े वीडियोज़ में नहीं बनाता हूँ, छोटे छोटे वीडियोज़ हैं, आप अच्छे से बार बार देख सकते हैं। ठीक है। और आज का लेक्चर भी बहुत छोटा सा है। आज का लेक्चर है हमारे पास में कि हम ये जो चैप्टर सीख रहे हैं, ये जो कैलकुलेशन वगैरह हम जो आगे सीखेंगे, ये हम क्यों कर रहे हैं, कब हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है बिज़नेस में, ये हमारा सीखने, ये हमारा क्वेश्चन है आज का कि ख्याति की गणना करने की आवश्यकता क्या है, वो कौन सी परिस्थितियाँ हैं जब हमें गुडविल का मूल्यांकन करना पड़ता है। ये बस इतना सा छोटा सा वीडियो है। तो देखो, हम साझेदारी चलाने के लिए साझेदारी सलेख बनाते हैं, पार्टनरशिप डीड जिसको मैंने बोला था, एग्रीमेंट जिसको बोला था। अगर कभी भी साझेदारों के अधिकारों या दायित्वों में किसी प्रकार का परिवर्तन होता है तो हमें साझेदारी सलेख को भी परिवर्तित करना पड़ता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर साझेदारों के अधिकार या दायित्वों में कमी या वृद्धि होती है तो आपको दोबारा साझेदारी सलेख बनाना पड़ता है, उसमें परिवर्तन करना पड़ता है। और जब भी हम साझेदारी सलेख में परिवर्तन करेंगे तो हमें अपने व्यवसाय के नाम की कीमत पता करनी पड़ेगी और उस हिसाब से हमें साझेदारों को भुगतान करना पड़ता है। तो ये कुछ स्थितियां हैं जब हमारे व्यवसाय में चेंजेस आते हैं, साझेदारों के अधिकार दायित्वों में परिवर्तन आते हैं, साझेदारी सलेख में परिवर्तन आते हैं, तभी हमें ख्याति की गणना करनी पड़ती है। तो अब हमें वो देखना है कि ऐसी कौन कौन सी स्थितियाँ हैं। तो वो आप देखें, निम्नलिखित परिस्थितियों में पारस्परिक अधिकार बदलते हैं। पारस्परिक मतलब आपस में, आपस मतलब साझेदारों के आपस में अधिकार बदलते हैं, मतलब किसी का अधिकार बढ़ गया है या किसी का अधिकार कम हो गया है। तो ऐसी स्थितियों में हमें ख्याति की गणना करनी पड़ती है। अब ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं? तो ऐसी लगभग हमारे पास में 5 बातें हैं, 6 बातें नहीं, 10 बातें नहीं, या 5 ही बातें हैं। और ये क्वेश्चन अगर बना आपके एग्ज़ाम में तो मेरे हिसाब से 1 या 2 मार्क्स में, 2 मार्क्स से ज़्यादा में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको सिर्फ हेडिंग्स ही लिखनी पड़ती हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो ये 5 बातें आपकी स्क्रीन पर हैं, इनको मुझे सिर्फ ऐसे एक्सप्लेन ही करना है, इनको एज ए थ्योरेटिकल नहीं लिखना है आपको। पहली बात है, जब लाभ साझा करने का अनुपात बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 2 साझेदार थे, साझेदार ए और साझेदार बी, और वो लाभ को या हानि को, किसी भी चीज़ को बराबर बराबर बांटते थे, 1:1 में बांटते थे। और अब आज से उन्होंने तय किया है कि अनुपात 1:1 नहीं आएगा, 3:2 के रेशियो में बांटेंगे, 3:2 के अनुपात में बांटेंगे। मतलब अब तक 50-50% बढ़ता था, 50% तेरा, 50% मेरा। आज से हमने तय किया है 60% तेरा और 40% मेरा। समझ गए बात को? तो ऐसी स्थिति में हमारा अनुपात परिवर्तित हो गया है। तो अनुपात परिवर्तन के कारण किसी साझेदार को लाभ होगा, किसी साझेदार को हानि होगी। तो ये लाभ हानि के कारण किसी की पूंजी बढ़ेगी और किसी की पूंजी घट जाती है। तो इस स्थिति में हमें ख्याति की गणना करनी पड़ती है। जिसका लाभ बढ़ रहा है उसको ख्याति मिल जाएगी, जिसका नहीं बढ़ रहा उसकी ख्याति कम हो जाएगी। अगला है एक साथी के प्रवेश पर। साथी मतलब साझेदार की 2 साझेदार हैं और एक साझेदार अब हमने नया बिजनेस में प्रवेश लेकर आए हैं, मतलब टोटल हमारे 3 साझेदार हो गए। तो जो लाभ अब तक 2 लोगों में बंटता था, अब वो कितने लोगों में बटेगा? 3 लोगों में। तो भी तो ये वही स्थिति होगी कि हमारा अनुपात तो परिवर्तित हो ही गया। पहले 2 लोगों में 50-50% बटता था, अब 3 लोग हो गए, तो अब 50-50% कैसे बटेगा? अब तो कम हो जाएगा ना। तो किसी का हिस्सा बढ़ जाएगा, किसी का हिस्सा घट गया, मतलब अधिकार और दायित्वों में परिवर्तन आ गया है। तो ऐसी स्थिति में भी हमें क्षतिपूर्ति करने के लिए ख्याति की गणना करनी पड़ती है। और अगला भी उससे जुड़ा हुआ है, एक साथी की सेवानिवृत्ति या मृत्यु होने पर। 3 साझेदार हैं, 3 में से एक व्यक्ति हमारे बिजनेस से रिटायर हो गया है या मर गया है, तो भी तो बात पहले वाली हुई ना। अब तक जो चीज़ 3 लोगों में बराबर बराबर बढ़ती थी, अब 2 लोगों में बराबर बराबर बढ़ती है। तो जाहिर सी बात है किसी का हिस्सा बढ़ गया होगा, किसी का हिस्सा घट गया होगा। तो यहाँ भी क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी, किसी को ज़्यादा देना पड़ेगा, किसी को कम देना पड़ेगा। तो ये भी स्थिति ख्याति की गणना करनी पड़ती है। जब 2 फर्मों का समामेलन होता है, समामेलन का मतलब होता है बेटा कि तुम्हारा व्यवसाय और मेरा व्यवसाय, 2 अलग अलग व्यवसाय थे और दोनों ने मिलकर अब एक नया व्यवसाय चालू कर लिया है। हमारे दोनों अपने अपने व्यवसाय खत्म हो गए, अब हम दोनों ने मिलकर एक नया व्यवसाय चालू किया है। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं समामेलन। तो जाहिर सी बात है, जब 2 बिजनेस मिलकर एक बिजनेस बनाएंगे तो यहाँ पर भी अधिकार और दायित्व, मुझे अपने बिजनेस पर अधिकार था, तुम्हारा अपने बिजनेस पर अधिकार था, और अब ये दोनों मिलकर एक बिजनेस बना रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में फिर से यहाँ पर अधिकार, दायित्व, संपत्ति, सब चीज़ों में परिवर्तन आएगा। तो यहाँ भी ख्याति की गणना करनी पड़ेगी।
और आखिरी हमारे पास जब साझेदारी फर्म बेची जाती है। तो ये तो जब आपने शुरू से चैप्टर समझा होगा तभी से मैं ये बोलता आ रहा हूँ कि जब हम किसी व्यवसाय को बेचते हैं तभी हम उसकी वास्तविक ख्याति की गणना कर पाते हैं। वो भी वास्तविक मूल्य तो नहीं निकलता, अनुमानित ही निकलता है। मैंने एक उदाहरण भी दिया था कि 10 लाख मैंने व्यवसाय में लगाए हैं और अच्छा व्यवसाय चल रहा है और मैं इसको 50 लाख में बेच रहा हूँ, तो जो 40 लाख होगा वो हमारी ख्याति की गणना या ख्याति का मूल्य होगा। तो जब हम साझेदारी फर्म को बेचते हैं तब भी हमें ख्याति की गणना करनी पड़ती है कि यार देखें हम कितना हमने इस बिज़नेस में लगाया है और अब हमारे नाम की कीमत कितनी हो गई है, तो कुल मिलाकर हम कितना इस बिज़नेस को बेचें कितने रुपए में। तो देखो इन सभी स्थितियों में किसी की हिस्सेदारी बढ़ जाती है, किसी की हिस्सेदारी घट जाती है। जिसकी हिस्सेदारी बढ़ रही है वो एक तरीके से लाभ प्राप्त कर रहा है, जिसकी हिस्सेदारी घट रही है वो लाभ का त्याग कर रहा है। तो ऐसी स्थितियों में हम लोग ख्याति की गणना करते हैं ताकि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की क्षति की पूर्ति कर सके। समझ गए? जिसका व्यवसाय घट रहा है उसको क्षति हो रही है, तो उस जितना उसको घाटा हो रहा है उसकी पूर्ति हमें करनी पड़ेगी। ये सब चीज़ें अपने को अलग अलग चैप्टर्स हैं ये, तो इन सब चीज़ों को हम धीरे धीरे सीखेंगे। ये चैप्टर वाइज ही चलती रहेंगी कि एडमिशन एक चैप्टर है और रिटायरमेंट एक चैप्टर है, डेथ एक चैप्टर है, अनुपात में परिवर्तन होना ये एक अलग बात है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप धीरे धीरे समझ लेंगे। फिलहाल तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर में बनता था। ऑब्जेक्टिव आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसमें से। इसलिए इन 5 बातों को सिर्फ आपको ध्यान रखना, आपको कोई थ्योरी नहीं लिखनी है इसके बारे में। ठीक है बेटा? अब अपन नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक आप यहाँ तक की थ्योरी अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अभी बता दूं कि अगला जो लेक्चर हमारा आएगा वो इम्पोर्टेंट होगा। उसमें हम लोग प्रैक्टिकल्स के बारे में बातें करेंगे कि अब गुडविल के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे उनके नोट्स चालू होंगे, क्वेश्चंस चालू नहीं होंगे, नोट्स चालू होंगे। अब तक थ्योरेटिकल सारी बातें मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट वाले टॉपिक से प्रैक्टिकल करने के बारे में क्या क्या सूत्र होंगे, क्या नियम होंगे, वो सब आपको समझना पड़ेगा ताकि हम प्रैक्टिकल्स कर सकें। चलो तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।